सभी दर्शकों का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरे साथ आज एक विशेष अतिथि हैं, डॉक्टर राहुल बाली जी, जो कि सुपुत्र हैं माननीय LR बाली जी के। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। कई दिन पहले मैंने उनसे अनुग्रह किया था कि वे एक बार आएं, और मैं चाहता हूं कि उनके बारे में और उनके पिताजी के बारे में और भी दर्शकों को पता चले। हालांकि मैं उनसे कई साल पहले मिला था डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। लगभग मुझे जहाँ तक याद है 2012 से पहले की बात होगी है, 10 11 12 के आसपास की। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको वो याद है कि मैं आपसे मिला था एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी के बर्थडे पर। जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय देके मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हम मिले थे, और कई बार मिलने के बाद हमने व्हाट्सएप पे अपने व्यू भी शेयर किए थे। और लगातार हम इन टच रहे हैं, और मैं जो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उसको अक्सर फेसबुक पे देखता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। सर, आप ने अपने प्रोफेशन के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर जी का जो साहित्य है, वो साहित्य को निरंतर आप लोगों तक पहुंचाते रहे, प्रकाशित करते रहे। तो थोड़ा सा उस साहित्य और आपके पिताजी का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं चाहता हूँ आज जो भी लोग इस वीडियो को देखें, आज देखें या आने वाले समय में, उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में पता चले, क्योंकि ज्यादा अच्छे से आप बता सकते हैं, मुझे तो ब्रीफिंग्स पता है। हाँ। मेरे पिताजी लोहारी राम बाली जो दिल्ली में रहते थे, तो जब बाबा साहब के साथ उनका संपर्क हुआ, और बाबा साहब के घर वो आना जाना करते थे और उनसे बातें सीखते थे, और उनके साथ वो काम भी किया करते थे। तो जब आखिरी बार बाबा साहब को मिले वो 1956 में, तो बाबा साहब की डेथ के बाद और उससे पहले उनसे मिलने तक उन्होंने उनसे वादा किया कि बाबा साहब, मैं आपने आखिरी कतरे की बूंद तक मैं आपके मिशन को आगे प्रचार करूंगा। और जब बाबा साहब की डेथ हो गई, तो उसके बाद मेरे पिताजी भाईराम बाली जी ने 1958 में भीम पत्रिका शुरू किया। वो उर्दू में थे, पंजाबी में था, इंग्लिश में था, और फिर हिंदी में रह गया। और हिंदी में लास्ट सांस तक वो इस पत्रिका को 6 जुलाई 2023 में जब उनका देहांत हो गया, वो लास्ट इशू 6 जुलाई का वो निकाल के गए हैं। तो जब 1958 से जो सफर उन्होंने तय किया, वो सारा का सारा बाबा साहब के आइडियोलॉजी को प्रचार करने के लिए छोटे छोटे पैम्फलेट छापे उन्होंने, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, और सारे के सारे वर्ल्ड में उनको बाबा साहब के आइडियोलॉजी को उन्होंने अपनी लिख के भाषण से पहुंचाया। जहां तक रहेगी बात इंडिया की, पंजाब में जब बाबा साहब 1958 वन में आए, तो बाबा साहब पंजाब के दौरे में थे। तो बाबा साहब जलंधर भी आए। तो जलंधर जहां आए थे बाबा साहब, जहां उनके कदम पड़े, वहां आज अंबेडकर भवन है। वो मेरे पिताजी ने अपने साथियों के साथ उस जमीन को का पैसा इकट्ठा करके उस जमीन को खरीदा जहां बाबा साहब के पैर पड़े। और आज अंबेडकर भवन एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज है जलंधर के अंदर। बहुत सारे उसके अंदर एक्टिविटीज होती रहती हैं। और मेरे पिता बहुत सारा समय उसी अंबेडकर भवन में एक छोटे से ऑफिस में अपना लिख पढ़ने का काम, पत्र का चलाने का काम बहुत साल वहां करते रहे वो। तो आज भी जब लोग उनको याद करते हैं, कि लोग उनको इस नाम से जानते हैं कि वाली साहब एक पैदा हुए जो ना कभी रुके, ना कभी झुके, और ना कभी बिके। और बाबा साहब के प्रति उन्होंने तन मन धन के साथ सेवा की है। और हमें इस बात का बहुत फक्र है कि उनके जाने के बाद मैं डॉक्टर राहुल बाली, मैं PhD हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और मैंने उस भीम पत्रिका को उसी साल अक्टूबर में शुरू करके
वही अब मैं भीम पत्रिका को ऑनलाइन चला रहा हूँ। मैंने आपसे काफी सारी बुक्स ली थी, और आपको शायद याद होगा, एक बार मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी आया था बुक्स लेने के लिए। जी। तो वो आपने मुझसे एक बात कही थी कि आप ये लेके जा रहे हो पंजाबी की बुक्स, तो हमसे तो पंजाब में इतने लोग लेते नहीं है, आप दिल्ली में कैसे इनको सेल करेंगे? तो ये क्या हुआ जब देखिए, आपने जब ऐसी बात मुझसे बोली? क्या पंजाब के अंदर रुझान पुस्तकों का कम हो गया, या प्रकाश और आ गए? नहीं, ऐसा था कि ये तो सच है कि पंजाब के लोग का जो रुझान है वो पढ़ाई की तरफ कम रहता है। तो हमारी बहुत सारी किताबें जो पंजाबी में छपी, और जो कई किताबें जो है वो हमारे यानी कि समझ लो कि लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो पंजाबी में जीवन और मिशन थी, जो सबसे पहली किताब हिंदी के बाद जो निकली है, पिताजी ने निकाली, और वो किताब बहुत, उसके 7 एडिशन छपे, 7 एडिशन छपे। क्योंकि कारण क्या होता है कि जब ये मार्केट के अंदर किताबें आती हैं, उसके बाद फिर बहुत सारा चीजें यानी कि 20 सालों के बाद और भी थोड़े से पब्लिशर आए जिन्होंने बहुत सारी किताबें छापी, और उससे क्या हुआ। लेकिन भीम पत्रिका का एक ऐसा नाम है जो घर घर के अंदर नाम है, और उनको पता है कि जो बाली साहब की किताब है, लोग उसी को पढ़ के स्टेज पे भाषण देते हुए मैंने देखा है। क्योंकि जो बाबा साहब की चीज उन्होंने लिख दी एक बार, और वो उनके जो है दिमाग और दिल में बैठ गई, और वो पब्लिक के अंदर जाके उन्होंने उसी पैम्फलेट को पढ़ के अपने भाषण भी दिए हैं। तो पंजाबी का यहाँ लिटरेचर की बात है, वो थोड़ा सा यानी कि कह लेंगे कि आप स्लो चलता है। जी। जहां तक मुझे थोड़ा जानकारी है, शायद जो एडवोकेट भगवान दास जी थे, उन्होंने जो 10 स्पोक अम्बेडकर निकाली थी, वह बुक लिखी थी, संकलन किया था डॉक्टर अम्बेडकर जी के भाषणों का, उसका प्रकाशन भी शायद आपके पिताजी ने किया था। जी। रिस्पेक्टेड है भगवान दास जी। मैं जब यहाँ आया दिल्ली में, एज ए स्टूडेंट आया था मैं दिल्ली में, तो मेरे पिताजी ने उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। वो आर के पुरम में रहते थे, और उनका घर यहाँ मिनीर का डीडीए में था। और मैं उनके घर अक्सर हर रोज जाया करता था। और मैं इसलिए जाता था कि पिताजी ने बताया था कि ये वो महान व्यक्ति हैं जिनसे तुम सीख सकते हो। भगवान दास जी की एक इंग्लिश इतनी अच्छी है कि उनके कंपैरिजन में कोई आज मैंने उस समाज में से आज मैंने नहीं देखा है। और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और जो 10 का वॉल्यूम है, वो बेंगलोर में छपी थी, और वो पिताजी के माध्यम से छपी। और फिर अब पिताजी ने जाने से पहले जो सारे वॉल्यूम है, 27 के 27, उसका एक इकट्ठा वॉल्यूम निकाल के गए हैं, जो अभी छप गई है और मार्केट में अवेलेबल है। लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, आपने मुझे बताया था कि एक नई जो बुक आई है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी कॉपी है भी आपके पास, हाथ के हाँ नीचे है? बिल्कुल, हाँ कॉपी है बिल्कुल हमारे दिखा पास। सकते हैं आप एक बार दर्शकों को? मुझे मंगवाना पड़ेगा, नीचे गाड़ी में है। कोई बात नहीं, हम आगे चर्चा जारी रखते हैं, आगे हम देख लेंगे ठीक। या लेकर आ जाएंगे तब तक। हाँ। आपके कुछ जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ मैं, कि आपका जन्म कब हुआ और किस तरह से आपने शिक्षा करी, और फिर आप डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन से कैसे जुड़े? मेरा जन्म जो है जलंधर में हुआ, और मेरे माता जी और मैं जेल में थे 1964 में, जब एजिटेशन हुई। तो मेरे माता जी मुझे बताया करते थे कि तुम भी हमारे साथ एजिटेशन में जेल में थे। तो हमारा तो जो जीवन है बाबा साहब के प्रति और बाबा साहब की सोच के प्रति, उनकी किताबों के प्रति हमेशा ही बचपन से रहा है। क्योंकि घर में इतना माहौल था कि पिताजी सारा दिन जो है बाबा साहब की किताबों में घिरे रहते थे। आज भी उनकी जो लाइब्रेरी है घर के अंदर, वो आज भी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। तो हम तो जो भीमपत्र का थी उस टाइम जब हम छोटे थे, तो वो न्यूज़पेपर जो है घर में ही फोल्ड किया करते थे। प्रिंटिंग प्रेस से छप के आ जाती थी, लेकिन हम सब परिवार के मेंबर जो है उसको घर में फोल्ड करते थे, उस पे एड्रेस चिपकाते थे, उस पे टिकट लगाते थे, पोस्टल स्टैंप। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो होती है वो पोस्ट डिपार्टमेंट में चली जाती है लोगों के हाथों के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है, स्कूलिंग तो जलंधर में हुई। उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ चले गए।
तो वहां से पढ़े। फिर उसके बाद दिल्ली आ गए जॉब में इंडियन एयरलाइंस के लिए। तो इंडियन एयरलाइंस के बाद मैं यहाँ पूरा दिल्ली मिनीरका बिहार में हूँ। और फिर मेरे सामने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है घर के सामने ही, तो मैंने यहाँ से पीएचडी किया, एमफिल और पीएचडी किया मैंने। और मेरी जो रिसर्च है वो एल्डरली लोगों के ऊपर है, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी ने यूके में भेजा था। और ये रिसर्च जो है कंपैरेटिव स्टडी है बिटवीन पंजाब एंड यूके। तो इस तरह से मेरा सफर रहा। लेकिन हमारे जो परिवार का एक एक मेंबर जो है बाबा साहब का ऋणी है, जिन्होंने हमें इतना मौका पढ़ने का दिया और नौकरियां करने का दिया। और हम आज उनकी बदौलत हैं, और आगे भी जो उनके ही प्रचार को हम अपने तन मन धन से आगे कैरी करेंगे। आपने बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि आप जो भीम पत्रिका, अच्छा भीम पत्रिका ये मंथली मैग अखबार होता था या वीकली होता था, फोर्टली, फोर्टनाइटली? ऐसा है, फोर्टनाइटली था पहले। ओके। जब पिताजी पाक्षिक जिसे अपने जो बोलते हैं है, हिंदी में, 15 दिन का। हाँ हाँ, जी। अब पिताजी जब पूरे जोबन में थे, तो जब उन्होंने ये शुरू शुरू किया, तो जब यानी कि हमारे तीनों सिस्टर, हम दोनों भाई, मेरे माता जी और आसपास के जो श्रद्धालु थे, वो आके रात को 2-2 डेढ़ डेढ़ बजे तक उस अखबार को फोल्ड करते थे, क्योंकि प्रेस से वो अखबार जो है वो कटिंग होके आ जाती थी घर के अंदर। तो इतने पैसे तो होते नहीं थे वो सारा काम आउटसाइड करवाया जा सके। तो ये उस सफर से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसमें मतलब लगभग लगभग जब पीक पे भीम पत्रिका रही तो कितना सर्कुलेशन था इसका? ऑल ओवर इंडिया में होगा, फॉरेन में भी होगा? देखिए ऐसा है, मेरे पिताजी 1963 में पहली बार इंग्लैंड गए। तो इंग्लैंड के लोगों के साथ जब संपर्क हुआ, तो बहुत सारे लोग जो थे बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे, और वो पंजाब से गए हुए थे। वो यानी कि उनके पास लिटरेचर नहीं था कुछ भी बाबा साहब के बारे में। तो जब पिताजी 1963 में गए, तो वहाँ लोगों से संपर्क हुआ, फिर वहाँ टीम बनी, और फिर वहाँ बुद्ध विहार बनाए गए हैं। और वो सारे बुद्ध विहार, बोला हम कमेटी जो है, ये सारे ही मेरे पिता की देन है, जो उन लोगों से मिले, उनसे बातचीत की, उसके बाद वो लिटरेचर लेके गए। फिर तो लोगों ने बाद में बहुत सारा किताबें खुद ही ले गए यहाँ से, इंडिया से। और ये रही बात इंडिया की, इंडिया में आज कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है पूरे इंडिया में, आज कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां भीमपत्र के पेपर नहीं जाता हो, और जहां आज किताब नहीं मिली हो। मुझे बड़े फक्र होता अपने पिताजी के ऊपर कि जब मैं कभी दिल्ली में भी बड़े बड़े फंक्शनों में जाता हूँ, या कहीं आउट साइड जाता हूँ, आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ, तो मुझे लोग उनके नाम से यानी अपने गले से लगा लेते हैं कि ये उनके सुपुत्र आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एक पिता के जाने के बाद आज हमारे समाज के अंदर बहुत सारे बच्चे इस काम को नहीं करते हैं। आप देख लीजिए कितने भी हमारे नेता हैं, उनके बच्चे इस लाइन पे नहीं चल रहे हैं। यहाँ कोई लखारी भी है, राइटर भी हैं, उनके बच्चे नहीं जा रहे हैं, वो वहां तक की सीमित रह जाती है। लेकिन हमारे अंदर कूट कूट के बाबा साहब का जो हमारे प्रति उन्होंने जो हमारे लोगों के लिए किया है, उसके लिए हम उनके ऋणी हैं। तो हम पे बैक टू द सोसाइटी, जहां तक हमारी सेहत अलाउ करेगी, हम पे बैक टू द सोसाइटी करेंगे। और हमारे पिताजी ने भी यही किया। आपके पिताजी के जीवन के बारे में कुछ और बता सकते हैं कि वो कहाँ उनकी पैदाइश हुई, और फिर इसके साथ साथ कुछ प्रोफेशनली भी उन्होंने किया, और क्या कारण था कि वो मतलब उस समय क्या कारण था कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि मैं ऐसे एक अखबार निकालूंगा, बुक्स पब्लिश करूंगा, जब क्योंकि ये उस समय एक महंगा काम था करना। तो कुछ बताएंगे इस बारे में? हाँ, मेरे पिताजी का जन्म जो है नवा शहर, पंजाब में एक शहर है, नवा शहर है, वहाँ छोटे से नवा शहर है। और वो तब तो बहुत छोटा होगा, अब काफी डेवलप हो गया। वहाँ उनकी पैदाइश हुई, और उसके बाद वो दिल्ली आ गए। दिल्ली वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में थे। तो लेकिन एक दिन वो बताया करते थे, एक दिन क्या हुआ कि हमारे आदमी के किसी ने थप्पड़ मार दिया, ऐसी के ऐसी एम्प्लॉय के। तो पिताजी को बहुत गुस्सा आया, और उसने उसी ऑफिसर को मारा। मारने के बाद इंक्वायरी बैठी, और उसके बाद फिर वो बाबा साहब के पास गए, तो बाबा साहब ने उसका सोल्यूशन दिया।
तो ऐसे करके जब वो दिल्ली थे तो दिल्ली बाबा साहब के टच में आए। तो टच आने के बाद बाबा साहब को देखना, उनका काम के स्टाइल को ऑब्जर्व करना और उनसे बातें करना, नहीं जैसे जैसे बाबा साहब समा देते थे, तो उसके बाद उनके मन में आया कि जो बाबा साहब की लिखत और जो बाबा साहब आज कर गए हैं, ये उसको आगे मैं चलाऊंगा, कोई भी मुझे तकलीफ हो। लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहते थे हमें, हमेशा ही वो कहते थे कि राहुल देखो ऐसे है कि अगर आप सच्चे मन से समाज की सेवा के लिए उतरोगे सच्चे मन से, तो किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। आज मैं भीम पत्रिका चलाता हूँ, बेशक मुझे बहुत सारा लोग जो है, हमने सब्सक्रिप्शन नहीं रखा है, लेकिन तब था सब्सक्रिप्शन 300 रुपये महीना जब हार्ड कॉपी निकलती थी। आज फिर भी मेरा 5-6 हजार रुपये महीने का खर्चा आता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पिताजी के श्रद्धालु हैं, कभी 500, कभी 200, कभी रिटायरमेंट पे 1000 भी भेज देते हैं। तो उससे क्या है, मेरा आधा खर्चा पूरा हो जाता है, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। क्यों? हम, मेरे पिताजी ने बाबा साहब को वादा किया और मैंने अपने पिता को वादा किया, और मैं आगे की जनरेशन का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम करेंगे, जरूर करेंगे। और उनकी पब्लिकेशन जो जो खत्म हो रही है उसको हम रीप्रिंट भी करवा रहे हैं, जैसे बच्चों के अम्बेडकर खत्म हुई थी है, और ये हमने नारी के मुक्तिदाता खत्म हुई थी, ये किताबें हमने फिर से छपवाई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पिताजी के दिमाग में एक चीज आ गई और उन्होंने फिर जो बाबा साहब को वादा किया वो पूरा किया, इसलिए वो किताबें लिखने लग गए, अखबार लिखने लग गए। और कई बार जो जैसे जीवन मिशन पंजाबी की है, ये इंग्लैंड के लोगों ने उनकी मदद की फाइनेंशियली, ये किताबों में भी है लिखा हुआ, फाइनेंशियली मदद की उस किताब को छपाने के लिए। लेकिन क्या था, वो जब किताब छप जाती थी वो खुद ही बांट देते थे जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया होता था। तो ऐसे करके पिताजी का जो सफर है वो समा निकला। सर मैं मिस कर गया, आपने क्या कहा? वो जब छपती थी तो क्या करते थे? मैंने कहा कि जब वो किताब पूरी छप जाती थी तो बहुत सारी कापियों को स्पॉन्सर ही ले जाते थे अपने अच्छा। लोगों में फ्री बांटने के लिए, ताकि कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, आज डॉक्टर सुरेंद्र जनाथ जी हैं जो बंगला में रहते हैं, वो मेरे पिताजी की जीवन मिशन जब हिंदी में उन्होंने पढ़ी तो वो इतना बदल गए कि उन्होंने अपना सारा जीवन जो है अम्बेडकर मिशन को अपने सुपुर्द कर दिया। ऐसे ही नवाशहर में जो वहां साथी हुए, उन्होंने भी ऐसे ही किया, महाशय कृष्ण कुमार बोधी, ऐसे कई लोग एग्जाम्पल हैं, महाराष्ट्र से ऐसे कई नाम हैं जो मैं, चांदे जी हैं, चंद्र खेड़े जी हैं, ऐसे लोग, ऐसे समर्पित डेडिकेटेड लोग जो पिताजी ने टीम बनाई, तो वो आगे चल के उन्होंने पिताजी का साथ दिया है। ऐसे ही बेंगलोर से शिवलिंगिया साहब थे, हैं, वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन शिवलिंगिया जी, भगवान दास जी और बाली जी, इनकी एक तिगड़ी थी, टीम थी, जो कि पूरे को पूरे अखबार को, किताबों को एक किस्म के वो पूरा सारा लेके चल रहे थे जी। सर मैंने खुद जब एक्चुअली अपना प्रोफेशन छोड़ा, छोड़ा मतलब प्रोफेशन के साथ साथ जो मिशन का काम भी शुरू किया, तो मेरे अंदर एक जज्बा था, मैंने कोई ये प्रोफेशन नहीं अपनाया था, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी किताबें डॉक्टर अम्बेडकर जी की, हिंदी के लोग नहीं पढ़ पाते थे, तो इसलिए मैंने मेनली हिंदी के लोगों को किताबें पहुंचाई। उसके बाद फिर मराठी कुछ किताबें थी, अब तो खैर नहीं है, पंजाबी उर्दू में भी किताबें कुछ प्रकाशित हुई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ना, जैसे आप जुड़े, आपके पिताजी जुड़े, अच्छा आपके भाई को भी मैं देखता हूँ, वो भी मेरे फेसबुक पे फ्रेंड है, और मैं देखता हूँ कि वो भी निरंतर पोस्ट करते रहते हैं, कार्यक्रमों के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन अभी ना, पिछले कुछ साल से मैंने देखा है कि कुछ प्रकाशकों, या तो प्रकाशकों की वजह से, या कुछ ऐसा हो गया है कि बेचने वाले ज्यादा हो रहे हैं और पढ़ने वाले कम हो रहे हैं। मतलब इसको ऐसा बिजनेस मॉडल बना दिया है कि हर कोई आता है, देखता है कि भाई यहाँ किताबें हैं, इनमें मार्जिन है, तो चलो बेचना शुरू कर दो। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, जो मेरे भाई हैं जिनका आपने जिक्र किया है, आनंद कुमार बाली, वो मेरे छोटे भाई हैं, कनाडा में रहते हैं, वो दमा वेब चलाते हैं। उनके साथ उनके जो साथी हैं, डॉक्टर हरवंश बेदी जी हैं, परमजीत कैथ जी हैं, और महेंद्र सलन जी हैं, सुजाता सलन हैं, ये उनकी पूरी टीम है। और इंग्लैंड इंग्लैंड से खुशविंदर जी हैं। यानी ये बहुत ही डेडिकेटेड टीम है
जिन्होंने ये दम्मा वेब चलाया है, और हर संडे को एक बुद्धिस्ट monk को और एक पर्सनैलिटी को लेके आते हैं कि वो ताकि उसका प्रोग्राम करें। जहाँ तक आपने किताबों की बात कही, देखिए ऐसा है, किताबों से मेरे पिताजी कहा करते थे कि आप घर नहीं भर सकते। वही होता है कि आप जो है करोड़पति लाखपति नहीं बन सकते। ये एक मिशन का काम है। देखिए 20 रुपए की किताब जो हमारी छपती है, उसमें आप खुद, आपने किताबें छापी हैं या देखी हैं, 20 रुपए में क्या मार्जिन है? ठीक नहीं। अच्छा, दूसरी बात, पढ़ने वाली बात यहाँ तक रह गई। देखिए आज किताबों की कीमत हमारे भीमपत्र का पब्लिकेशन की सबसे कम रेट है, और दिल्ली में भी ऐसे लोग हैं जिनका पब्लिकेशन चल रहा है और उन्होंने 500, 1000, 1200, 2000 किताबों की कीमत रखी है। लेकिन क्या है कि आपने लोग बहुत गरीब हैं। ये हमारे पिताजी ने क्यों 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए से किताब शुरू की? हमारी कोई किताब 500 से ऊपर नहीं है, और मैक्सिमम 10, 20, 30, 40, 40 रुपए तक है। ठीक नहीं। और पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड उस किताबों के ऊपर है। तो हमारे लोग बहुत गरीब हैं। वो आज अपनी रोटी रोजी के लिए जूझ रहे हैं। जॉब्स नहीं है, नहीं। और जो काम किया करते थे उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया, वहां भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। और जब उनके साधन कमजोर हैं तो वो कहाँ किताबें खरीद के पढ़ेंगे? ठीक नहीं। तो इसलिए जो पढ़ने की गिरावट है, जो यंग लॉट में तो बिल्कुल ही खत्म है ऑलमोस्ट। जो पुराने लोग हैं जो हमें भी फोन करते हैं, जो बैठे हैं रिटायर होकर, जहाँ वह बाबा साहब को जानते हैं, मन में इच्छा है कि बाबा साहब का मिशन फैलाना है, वो बेचारे आज भी किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप इसलिए आ रहा है कि पब्लिशर ज्यादा होते जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी कम है। और फिर उसमें क्या होता है, वे बहुत सारी ऐसा गंदलापन लोग लिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मूवमेंट को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं है किसी किस्म की भी। क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि सिर्फ मेरी किताब बिक जाए, लेकिन अंदर क्या है ये नहीं है। वो हर चीज को जोड़ देते हैं, और ना बाबा साहब की बात होती है, ना फूले जी की बात होती है, और ना किसी और की बात होती है। तो वो एक किस्म का जमघट का बना के वो पूरे के पूरे तरह लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। तो इसलिए लोग आज परेशान है अपनी रोटी रोजी से, इसलिए बेचारे वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। सर युवा युवा नहीं जुड़ पा रहे। जब मैं मिशन में आया था 2009, 8, 9, 10, 11, 12 तक, तब तक भी काफी सारे युवा थे जो कि संपर्क करते थे, बात करते थे। अभी मैं देखता हूँ वो लोग जो जेएनयू के भी बहुत सारे छात्र थे, वो सब लोग अपने जॉब में जब चले गए तो एकदम शांत होके बैठ गए। आप इतनी नहीं, उम्र के अंदर भी अभी भी मिशन की बात कर रहे हैं, और पूरी हाँ लाइफ जी। आपने। देखिए उसमें उसमें थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि पे बैक टू द सोसाइटी जो है ना, जो आदमी आज पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पे लग गया है, जिसके अंदर तो बाबा साहब की लॉ जल रही है, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे किसी क्लरिकल जॉब में है, या अपना ही काम कर रहा है, वो तो आगे आ रहा है। यहाँ तक रहेगी यंग लॉट की, इसमें दो तीन चीजों को मैंने ऑब्जर्व किया है। पहली चीज ये है कि बहुत सारे हमारे लोगों का घर जो है, वो इसमें माहौल नहीं है। माहौल नहीं है, कैसे कैसे माहौल नहीं है कि एक आदमी तो माता के जा रहा है, और एक आदमी जो है किसी साधु के पास जा रहा है, और एक आदमी बाबा साहब को पढ़ रहा है। वहां कन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैं इन चीजों को बड़ी करीबी से देखता हूँ, है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है, घरों का माहौल नहीं रह गया। लोगों ने, कई लोग ऐसे हैं जो वॉल्यूम खरीद रखे हैं, लेकिन उनको अलमारी में बंद करके रखा, पढ़ते नहीं। तो यंग लॉट क्या है, आज क्या है, जब उनको पढ़ाई मिल जाती है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो उनके अंदर जो है पे बैक टू द सोसाइटी नहीं, वो फिर अपने जीवन को ही चलाने के लिए सिर्फ वहां तक सीमित रह रहे हैं। उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और मेजर कारण यही है कि वो सोचते हैं कि ठीक है, ये तो मैंने मेहनत की है, इसमें बाबा साहब का क्या देना है नहीं। वो पूरी तरह बाबा साहब को पढ़े नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं किए कि आज अगर बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं देते तो हम कभी भी जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते थे, हैं, और बड़ी बड़ी नौकरियों पे नहीं लग सकते थे, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, हैं। ये बाबा साहब की तो देन है। मैं दिल्ली में देखता हूँ कि जैसे जो स्कूलों के अंदर ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, उसमें शेड्यूल कास्ट के बच्चे जाते हैं और लाखों बच्चे जा रहे हैं। लेकिन वो लाखों बच्चों के माँ बाप
कोई भजन कीर्तन में लगे होते हैं, कोई गुरु जी के अपने, कोई खाटू श्याम जी, कोई ये गुरु जी, मतलब जो नया फैशन आता है उसके अंदर। लेकिन जो असली गुरु हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, जिनकी वजह से उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं उन प्राइवेट स्कूल्स में, जहां पर उनको शायद कभी एडमिशन मिलता ही नहीं, 2000 साल से तो मिला नहीं, अब भी नहीं मिलता अगर डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं होते। लेकिन फिर भी वो, उनके लिए गुरु जी डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, उनके लिए गुरु बुद्ध नहीं है, भगवान भगवान बुद्ध नहीं है जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया। उनके अपने ही ऐसे गुरु हैं जिनको 2000 साल से वो कर रहे हैं, और उनसे तो उनको कुछ नहीं, मिला ही नहीं। मैंने आपको बेनती की है कि देखिए, घरों का माहौल नहीं है। देखो, ये माहौल कहाँ से चलता है? माँ बाप से चलता है। अगर माँ बाप ही नहीं उस तरफ, तो बच्चे तो भी कहीं भी जाएंगे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं टीवी से। वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपने अपने पीयर ग्रुप से। जब बाहर जाते हैं तो एक एक उनका फ्रेंड जो है कहीं जगराते में जाता है, और दूसरा फ्रेंड किसी और मतलब के मंदिर में जाता है, ठीक नहीं? तो उस हिसाब से उनका जो रुझान है वो सिर्फ इधर चला जाता है। और बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को वो ना पढ़ते हैं, ना उनके बारे में सुनते हैं। आप देखिए, जब बाबा साहब का सीरियल चल रहा था, तो घर, जो लोग माँ बाप जानते थे बाबा साहब को, तो वो घर में टीवी लगा के देखते थे। और जब वो देखते थे तो बच्चे भी आते थे देखने के लिए। तो जहां तक ये ब्राह्मणवाद का फैलाव की बात है, देखिए उनके पास साधन है। वो अपने साधन से क्या है, लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। तो जहां तक ये है, तो वो सोचते हैं कि यार यही दुनिया है। आज का कबाड़िया जा रहे हैं, इसमें जो 90% अपने ही लोग हैं, दबले कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिनोरिटीज के लोग हैं। उनको उनको को पता कुछ नहीं, वो सोचते हैं कि ठीक है यही चीज है, इसलिए वो जा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो अपने अपने जो लोग हैं, जहां जहां भी बैठे हैं, वो थोड़ा का उनके साथ संपर्क मैंने भी करें। और मैंने जब मैं छोटा था, मैंने जब थोड़ा बड़ा हो रहा था, मैंने भी ये दो दुनिया देखी थी, कि जितने भी लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जिनको मैं करीब से देखता था, वो पूरे सारे जो भी धार्मिक कर्मकांड है वहां। और जब मैंने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है, जिसमें ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई और एकदम टू द टारगेट, मटेरियल टारगेट, कि यहाँ पे हमने जाना है, ये बिजनेस करना है, ये पढ़ाई करनी है, फौरन निकलना है, बिल्कुल उसके अंदर लगे रहते हैं। समय कम हो रहा है सर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, अगर लोग आपसे बुक्स लेना चाहते हो तो कैसे संपर्क करें? कोई वेबसाइट, कोई फोन नंबर, कुछ ऐसा है? देखिए, ऐसे है, मेरा फोन नंबर जो है हमारे विधि पत्रिका के अंदर छपता है हर बार। 5 तारीख को, हर 5 तारीख को महीने की, हम उसको पीडीएफ करके अपलोड कर देते हैं। वो 6,000 लोगों के पास पेपर जा रहा है। उसमें हमारा ईमेल है और फोन नंबर है, सारा कुछ है, ठीक नहीं? और जो भी हमारे से संपर्क करता है, जैसे सुबह ही मुझे जींद से फोन आया कि सर मैंने विधि पत्रिका मंगवानी है, तो मैंने कहा आप अपना फोन नंबर दे दो व्हाट्सएप वाला। तो व्हाट्सएप वाले पे मैंने उनको भेज दिया। तो ऐसे लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं। तो किस वेबसाइट पे जाएंगे वो, जिससे पता लगे वो उनको? www.bhimpatrakar.in पे जाएंगे। BHIM? BHEEM बी पत्रिका। एच डबल ई एम बी एच डबल हाँ, ई एम पत्रिका पत्रिका जी। .in .in। .in? ओके, भीम हाँ पत्रिका जी, हाँ जी। .in पे तो जी, जो भी लोग दर्शक देख रहे हैं वो जा सकते हैं और बस। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं भीम पत्रिका का। जी जी। जी तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल बाली जी, जो कि सुपुत्र हैं LR बाली जी के, लाहौरी राम बाली जी के, और जो बता रहे थे कि कैसे भीम पत्रिका शुरू हुई, और आज के परिदृश्य में कैसे युवा दूर हो रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि घर का जो माहौल है वो बनाया जाए ऐसा, जिससे लोग डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर जाए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इतना टाइम निकाला। सबको मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय।